चलिए एक ऐसी चर्चा शुरू करते हैं जो सदियों पुरानी मान्यताओं को सीधे तौर पर चुनौती देती है। अक्सर माना जाता है कि हमारे दुखों की जली हुई जड़ें हमारे अंदर ही हैं, पर क्या हो अगर असली वजह हमारा सिस्टम हो? इस विश्लेषण में हम इसी मुद्दे की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि दुख का आखिर सच क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सच में हमारी इच्छाएं ही हमारे हर दुख का मूल कारण है? सदियों से बड़ी बड़ी सभ्यताओं ने हमें यही सिखाया है। लेकिन चलिए इस पुरानी सोच को थोड़ा और करीब से परखते हैं, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे नजरिए को आकार दिया है। क्या सच में इच्छा ही दुश्मन है? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो अलग अलग विचारधाराएं मिलती हैं। जैसे चार्वाक दर्शन, जो सबूतों पर तो जोर देता है, पर इससे समाज में थोड़ा स्वार्थ बढ़ सकता है। वहीं जैन धर्म अहिंसा और सादगी की बात करता है, लेकिन क्या ये आज की आधुनिक और जटिल समस्याओं को पूरी तरह सुलझा पाता है? और फिर आता है बौद्ध धर्म। ये करुणा और सद्भावना तो सिखाता है, लेकिन शायद यहाँ एक बड़ी चूक हो जाती है। ये सारी मानवीय इच्छाओं को ही दुख का कारण मान लेता है। यहाँ से एक बिल्कुल नया नजरिया सामने आता है। अब तक हम मेटाफिजिकल दर्शन में उलझे थे, यानी आत्मा, मौत के बाद का जीवन और ऐसी अमूर्त बातें। लेकिन प्रस्ताव ये है कि हमें एक व्यवहारिक, सिविलाइजेशनल यानी सभ्यतागत दर्शन की तरफ बढ़ना होगा। एक ऐसी सोच जो सस्ती और बेहतर हेल्थ केयर, मजबूत प्रशासन और इंसानी गरिमा जैसी ठोस सच्चाइयों पर ध्यान दे। आखिर फोकस इस पर होना चाहिए कि लोगों का आज और अभी कैसे बेहतर बनाया जाए। इस सबसे एक चौंकाने वाला निष्कर्ष निकलता है। इंसानी दुख सिर्फ कोई अंदरूनी या मनोवैज्ञानिक कमी नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल फेलियर यानी ढांचागत विफलता है। जब एक समाज के तौर पर जवाबदेह नेता चुनने और काम करने वाले संस्थान बनाने में हम नाकाम रहते हैं, तभी पीड़ा जन्म लेती है। ये फेलियर लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरतों और एक बेहतर जिंदगी से दूर कर देता है। चलिए इसे रियल वर्ल्ड से जोड़कर देखते हैं। एक मजदूर को ही लीजिए। दिन रात पसीना बहाने के बाद भी वो घर के लिए एक सिंपल सा गैस सिलेंडर नहीं खरीद पाता। या फिर उन बड़ी ग्लोबल पावर्स को देखिए, जिनके फैसलों की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई और आर्थिक अस्थिरता आती है। जब पॉलिटिकल पावर पर कोई अंतर्राष्ट्रीय लगाम नहीं होती, तब आम नागरिक पिसा जाता है। ये साबित करता है कि दुख अंदर से नहीं आता, बल्कि ये टूटे हुए सिस्टम द्वारा जबरदस्ती थोपा जाता है। इस बात को कंफर्म करने के लिए नॉर्डिक देशों का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। डेनमार्क, नॉर्वे या नेदरलैंड्स के लोग दुनिया में सबसे खुशहाल क्यों हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने सारी इच्छाएं त्याग दी हैं और सन्यासी बन गए हैं। उनकी एम्बिशन भी बहुत हाई है, लेकिन उनका सिस्टम इतना मजबूत है कि वो इन इच्छाओं को नैतिक तरीके से पूरा करने में उनका पूरा सपोर्ट करता है। ये बात इस पूरी चर्चा का सबसे अहम मुद्दा सामने रखती है। इच्छा कोई बीमारी नहीं है। असल में इच्छाएं ही किसी सभ्यता को आगे बढ़ाती हैं। असली खलनायक तो वो विफल सिस्टम है जो इन इच्छाओं को सही और नैतिक तौर पर पूरा होने से रोकता है। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर सिस्टम बार बार फेल हो रहे हैं, तो क्या उन इंसानों को दोष नहीं देना चाहिए जो इन ढांचों को बना रहे हैं? क्या लोगों का प्राकृतिक लालच ही भ्रष्ट व्यवस्था की असली वजह नहीं है? आखिर करप्ट लोग ही तो करप्ट सिस्टम बनाते हैं ना? इस मुद्दे पर एक बहुत ही क्लियर लाइन खींची गई है। एक तरफ है नैतिक महत्वाकांक्षा यानी एथिकल एम्बिशन। ये बहुत ज़रूरी है, इससे नए आइडियाज़ आते हैं और समाज आगे बढ़ता है बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए। पर दूसरी तरफ है अनियंत्रित लालसा यानी अनकंट्रोल्ड क्रेविंग। ये पैसे का वो अंधा जुनून है जो दूसरों के शोषण पर टिका होता है। एम्बिशन होना गलत नहीं है, शर्त सिर्फ इतनी है कि उसमें दूसरों का हक न छीना जाए। ये पूरी चर्चा एक नए मैच्योर्ड फ्रेमवर्क की तरफ ले जाती है, जिसे हम एथिकल सिविक ह्यूमनिज्म या नैतिक नागरिक मानवतावाद कह सकते हैं। सिंपल शब्दों में, यहाँ समानता और हक कोई चमत्कारी वरदान नहीं है। ये हमारा आपसी समझौता और संवैधानिक अधिकार हैं, जिन्हें बनाया ही इसीलिए गया है ताकि इंसानी दुख दर्द को कम किया जा सके। तो सवाल आता है कि पावर का गलत फायदा उठाने वालों को कैसे रोका जाए। इसके लिए समाज में कुछ मजबूत सुरक्षा चक्रों की जरूरत होती है, जैसे संस्थानों में पूरी पारदर्शिता, पावर का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, सख्त चेक्स एंड बैलेंसेस और खुली लोकतांत्रिक आलोचना। साथ ही अल्पसंख्यकों की कड़ी सुरक्षा। ये सब सिर्फ लिखे हुए नियम नहीं हैं, ये पावर पर लगाम कसने और इंसानी भलाई को सबसे ऊपर रखने के सॉलिड तरीके हैं।
और हाँ, जब कभी आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच टकराव हो तो बिना किसी शक के इकोलॉजिकल बैलेंस यानी पारिस्थितिक संतुलन को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये कोई जज्बाती बात नहीं है, एक कड़वा सच है। अगर पर्यावरण ही बर्बाद हो गया तो पूरी सभ्यता और उसका बनाया हुआ सारा आर्थिक मुनाफा एक झटके में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर यह सब लंबे समय तक काम कैसे करता है? हम किसी ख्याली यूटोपियन दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं। असल में ये एक सेल्फ करेक्टिंग लूप पर चलता है। सबसे पहले सिस्टम की खामियों को पहचाना जाता है, उसके बाद संस्थानों में पारदर्शी तरीके से सुधार किए जाते हैं और फिर भविष्य के लिए कानून को और मजबूत बनाया जाता है। ये लगातार सीखने और खुद को सुधारने वाली सभ्यता का निशान है। अब चर्चा का रुख एक और गहरे सवाल की तरफ मुड़ता है। उन दुखों का क्या जो अस्तित्ववादी हैं यानी एग्जिस्टेंशियल हैं, जैसे कि उम्र का बढ़ना, अकेलेपन का दर्द या मौत का डर। क्या कोई भी सरकारी सुधार इन आंतरिक दुखों या टूटे हुए दिल का इलाज कर सकता है? भले ही कोई सिस्टम इंसान को अमर नहीं बना सकता, लेकिन एक सही मायने में मानवीय ढांचा इन दुखों का बोझ काफी हद तक कम जरूर कर सकता है। सोचिए, अगर बुढ़ापे में एक बेहतरीन यूनिवर्सल हेल्थ केयर हो, आइसोलेशन से बचाने वाले स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी नेटवर्क्स हों और ऐसी पॉलिसीज हों जो लोगों के दुख में सच्ची सहानुभूति दिखाएं, तो अकेलेपन और मौत का डर अपने आप कम हो जाता है और लोग एक पूरी सार्थक जिंदगी जी पाते हैं। तो इस विकसित होते हुए दर्शन का आखिरी और सबसे अहम संदेश बिल्कुल साफ है। हमारी सामाजिक संरचनाओं का एक ही मकसद होना चाहिए, एक ऐसा सेल्फ करेक्टिंग ढांचा तैयार करना जहां हर इंसान बिना किसी शोषण के आगे बढ़ सके और सुरक्षित महसूस करे। इस विश्लेषण के आखिर में अपने आप से एक बड़ा सवाल पूछने की जरूरत है। क्या आज हमारे आसपास के सिस्टम वाकई में इंसानियत की भलाई और विकास के लिए डिजाइन किए गए हैं, या वही हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? और क्या हम सब मिलकर इन ढांचों को सच्चे नैतिक मानवतावाद की तरफ मोड़ने के लिए आवाज उठा रहे हैं? ये जरूर सोचिएगा।